हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें आपने अब तक सुना कि डिनर टेबल पर शुरू होता है एक भावनात्मक तूफान, जहां निशा ने अपने अधिकार छोड़कर प्रतिज्ञा के लिए जगह बनाई और प्रतिज्ञा वही जगह वापस उसे थमा देती है। पहली बार यह लड़की अपने अंदर के डर से ऊपर उठकर सम्मान से भरा कदम रखती है। पीहू को अपनी गोद में प्यार से खिलाती प्रतिज्ञा निशा के दिल को गहराई तक छू जाती है, क्योंकि वह उस माँ जैसी परवाह दिखाती है जो पीहू ने कभी खो दी थी। उधर अग्नि, जो सबके सामने मजबूत दिखता है, अपने कमरे में चादर के अंदर बच्चों की तरह टूट रहा है। निशा के जाने का दर्द उसकी सांसों तक में दर्ज है और प्रतिज्ञा पहली बार उसकी मोहब्बत की गहराई को देखती है। एक ऐसा इश्क जो सिर्फ एक नाम पुकारता है, नशा। अक्षत बाहर खड़ा होकर अपने भाई की घुटन की वजह शुभ के खिलाफ जंग छेड़ देता है। अब आगे। अगले दिन सुबह सब लोग हॉल में बैठे हुए थे और टीवी पर न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी। यह न्यूज़ कल की सबरवाल मेंशन की न्यूज़ थी, जो सारे मीडिया हाउस अपने न्यूज़ चैनल पर पब्लिश कर रही थी, जिसमें अग्नि की छवि को बिल्कुल साफ दिखाया गया था। जहां पर सब कल अग्नि की कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे, वहीं पर अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उसने एक लड़की की इज्जत के खातिर प्यार की कुर्बानी दे दी। इस तरीके की न्यूज़ मीडिया में दिखाई जा रही थी, जिसमें अग्नि को बहुत महान दिखाया जा रहा था, जैसे कि उसने एक लड़की की इज्जत बचाई है। इन सब के पीछे अक्षत का हाथ था। मीडिया हाउस को एक मोटी रकम देकर अक्षत ने अग्नि की इमेज को क्लियर करवाया था, वरना मीडिया वाले वही बताते जो उनके चैनल की टीआरपी के लिए सही रहता था। लेकिन अक्षत ने प्रतिज्ञा का नाम बाहर नहीं आने दिया और सिर्फ अग्नि के नाम के साथ एक अच्छे काम को जोड़कर उसने न्यूज़ पब्लिश करने के लिए सारे मीडिया हाउस को पैसे भिजवा दिए थे। जिन मीडिया हाउस ने अक्षत की बात मानकर अग्नि की अच्छी खबरें टेलीकास्ट की थी, वे तो ठीक चल रही थी, पर जिन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया था और अग्नि की बदनामी का जुर्म उठाए बैठे थे, वे मीडिया हाउस रातों रात बंद हो गए थे और अब उस न्यूज़ चैनल के लोग सड़क पर चूरन बेचते हुए नजर आ रहे थे। न्यूज़ में कुछ लोगों ने अग्नि से माफ़ी भी मांगी थी, जो लोग उसकी बदनामी कर रहे थे। जब उन लोगों ने अग्नि से माफ़ी मांगी, तो बाकी सारे देश वाले भी धीरे धीरे करके अग्नि की प्रशंसा करने लगे थे। किसी की इज्जत बनाना और मिटाना कितना आसान हो जाता है ना, पब्लिक के लिए। अगर उनका हीरो अच्छा काम करता है, तो वो अच्छा है, और कहीं भी उसने अपने लिए कुछ सोच लिया, तो वो बहुत बुरा हो जाता है। रोनित सबको देखकर कहता है, ये सारी न्यूज़ कुछ दिनों में शांत हो जाएगी। एक बार अग्नि की नए सॉन्ग की रिकॉर्डिंग मार्केट में आ जाए, यह सारी बातें अपने आप हवा में उड़ जाएंगी। सब लोग सोफे पर बैठे हुए थे। पीहू जल्दी से भागकर आती है और अक्षत के पास आने को होती है कि तभी उसका हाथ टेबल पर रखे हुए वास से टकराता है और वह जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अक्षत ने गुस्से में पीहू को देखा और उसे डांटने के लिए खड़ा ही होता है कि तभी प्रतिज्ञा जल्दी से पीहू के पास आती है और उसे उठाकर अपनी गोद में छिपा लेती है। प्रतिज्ञा पीहू का सिर अपने कंधे पर रखती है और अक्षत को देखकर कहती है, भैया इसे डांटे मत, डर जाएगी, और ये जो कांच टूटा है इसे मैं साफ कर दूंगी। प्रतिज्ञा को पीहू के लिए इतना केयर करता देख अक्षत का गुस्सा शांत हो जाता है और दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह प्रतिज्ञा से कहती है, प्रतिज्ञा, पीहू को लेकर कमरे में जाओ और उसके कपड़े बदल दो, यहाँ की सफाई सीमा कर लेगी। प्रतिज्ञा हाँ में सिर हिलाती है और वहां से कमरे की ओर चली जाती है। वैसे तो प्रतिज्ञा और पीहू की नजदीकियों को देखकर किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रेखा जी की आंखों में यह चीज खटक रहा था। वह प्रतिज्ञा और पीहू को एक साथ नहीं देख सकती थी, क्योंकि पीहू उनकी पोती थी। पीहू कभी रेखा जी के भी इतने करीब नहीं आई थी, जितने करीब वह कुछ दिनों में प्रतिज्ञा के हो गई थी। यही बात उन्हें पसंद नहीं आ रही थी।
रेखा जी के दिमाग में कुछ आता है और उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। सबको इस बात की तसल्ली थी कि आखिरकार अग्नि और प्रतिज्ञा के बारे में जो खबरें दिखाई जा रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी और ऐसे ही खत्म भी हो जाएंगी। लेकिन अग्नि को पता था कि उसकी जो प्रतिष्ठा इन दिनों दांव पर लगी है उसे वापस बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि अग्नि की ज्यादातर फैन फॉलोइंग महिलाओं में थी। इसलिए उसे वापस से उनके दिल में जगह बनानी होगी। इसके लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन रेखा जी का दिमाग किसी और ही दिशा में चल रहा था। सब लोग एक साथ हॉल में थे और माहौल को देखकर रेखा जी ने मोहन जी से कहा, मोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहन जी ने कहा, कहिए ना भाभी, क्या बात करनी है आपको। रेखा जी ने एक बार मोहन को देखा, फिर वीना जी को देखा और फिर सबको देखकर कहा, देखिए, मैं बस एक बात कह रही हूँ। इस बात को गौर से सोचेंगे तो इसमें सबकी भलाई है। दादी जी ने कहा, रेखा, गोल गोल बातें मत घुमाओ, खुलकर कहो, क्या कहना चाहती हो। रेखा जी ने गला साफ किया और कहा, माँ, हमें पता है अग्नि और निशा के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस सब में अगर अग्नि की कोई गलती नहीं है तो निशा की भी तो कोई गलती नहीं है ना। आप लोगों ने अग्नि के बारे में सोचकर प्रतिज्ञा को अपना लिया है, लेकिन क्या आप लोगों ने निशा के बारे में सोचा? उसकी भी तो कम बदनामी नहीं हुई है। और निशा जैसी लड़की के लिए कल को जब भी कोई रिश्ता आएगा तो क्या यह बात सामने नहीं उठ कर आएगी? लड़की के चरित्र पर इतना बड़ा दाग कभी नहीं जाता। यह बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना वीना। वीना जी ने कहा, जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज जीजी, अगर आपके मन में कुछ है तो सीधी सीधी बात कहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? रेखा जी ने सबको देखा और फिर उनकी नजर अग्नि पर गई। अग्नि भी हैरान नजरों से रेखा जी को देख रहा था। रेखा जी ने दादी को देखकर कहा, माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने हमेशा से निशा को इस घर में बहू के रूप में देखा है। हाँ, मानती हूँ कि अब निशा अग्नि की पत्नी नहीं बन सकती है, लेकिन अब अगर आप लोग चाहेंगे तो वो इस घर की बहू जरूर बन सकती है। सब लोग हैरान नजरों से रेखा जी को देख रहे थे। रेखा जी ने दादी को देखते हुए कहा, मैं सोच रही थी माँ कि क्यों ना हम रजनी से बात करें। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो निशा के लिए हम अक्षत को। माँ! अक्षत गुस्से में चिल्लाते हुए सोफे से खड़ा हुआ। वहीं अग्नि के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया था और उसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी। वीना जी और बाकी सभी हैरान हो गए थे। वीना जी ने कहा, जीजी, आप क्या बोल रही हैं? आप होश में तो हैं? रेखा जी ने कहा, अरे, क्या गलत कह दिया मैंने जिसकी वजह से आप सब मुझे ऐसे देख रहे हैं? अब अग्नि और निशा की शादी तो हो नहीं सकती है ना। आप लोगों ने तो खुशी खुशी प्रतिज्ञा को अपना लिया है, तो क्या मुझे हक नहीं है अपने बेटी की खुशियों के बारे में सोचने का? लेकिन अक्षत गुस्से में एक तकिया उठाता है और उसे टेबल पर मारते हुए कहता है, खबरदार माँ, जो इसके आगे आपने एक और शब्द कहा तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। सब लोग हैरानी से अक्षत को देखने लगे। वैसे गुस्सा इस वक्त अग्नि को भी आ रहा था, पर वह अक्षत की हालत समझ रहा था। वो खड़ा होता है और अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई, शांत हो जाइए। लेकिन अक्षत गुस्से में अग्नि को देखते हुए कहता है, कैसे शांत हो जाऊं अग्नि? अच्छी तरह से जानते हैं मेरी जिंदगी में किरण की जगह कोई नहीं ले सकता। तो माँ ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, और वो भी किसके साथ? निशा के साथ। उसके बाद अक्षत ने रेखा जी को देखते हुए गुस्से में कहा, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ, मेरी जिंदगी में अगर किसी की अहमियत थी और किसी के लिए जगह थी तो वह थी मेरी किरण। और किरण के लिए निशा उसकी बच्ची जैसी थी। निशा को मैंने हमेशा से अपनी बच्ची के रूप में देखा है।
पीहू से पहले भी मैंने निशा में अपनी बेटी को देखा है, इसलिए आज के बाद अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी तो याद रखिएगा। रेखा जी भी अपनी जगह से गुस्से में खड़े होकर कहती हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? निशा के साथ उसका जो भी रिश्ता था वो निशा के साथ ही खत्म हो गया था। किरण ने अगर उसे अपनी बेटी माना था तो क्या तुमने ठेका ले रखा है उसे अपनी बेटी मानने का? अरे वह तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी सिर्फ पीहू है। और पीहू के बारे में सोचो, पीहू बच्ची है पर कल को तो बड़ी होगी ना। पीहू बड़ी होगी, क्या उसे माँ की जरूरत नहीं महसूस होगी? तब क्या करोगे तुम? कहाँ से लाओगे उसके लिए माँ? अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर निशा पीहू की मौसी बनकर नहीं उसकी माँ बनकर इस घर में आ जाएगी तो क्या चला जाएगा किसी का? वैसे भी अब अग्नि और निशा की शादी तो हो नहीं सकती। क्या गलत कर लिया मैंने ये सोचकर कि तुम्हारी और निशा की शादी हो जाए? निशा इस घर में आएगी तो पीहू की देखभाल अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वह मौसी है। और अगर मौसी ही माँ बन जाएगी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बस माँ बस, आप एक और शब्द नहीं कहेंगे आप। अब इससे ज्यादा नहीं सुन सकता हूं मैं। अक्षत ने एकदम से चिल्लाकर पूरे हॉल में कहा। अक्षत की आवाज गूंज रही थी और सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे। अग्नि का खुद का हाथ मुट्ठी में कसा हुआ था, क्योंकि जहां वह निशा को किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता था, वहीं उसी के घर में निशा का नाम उसके भाई से जोड़ने की बात की जा रही थी। अक्षत के ऐसे चिल्लाने पर रेखा जी आंसू निकालती हैं और अपने आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, बस अब अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरा बेटा मुझ पर चिल्लाएगा। पति के जाने के बाद वैसे भी औकात नहीं रह गई है इस घर में मेरी, क्योंकि सारे फैसले तो वीना लेती है और बिजनेस मोहन ने संभाल रखा है। मैं तो इस घर में हूं ही नहीं, लगती क्या हूं मैं किसी की जो किसी के बारे में कुछ सोचूंगी। वीना जी ने रेखा के कंधे पर हाथ रखा और उनसे कहा, जीजी ये क्या कह रही हैं आप? तेरा घर मेरा घर वाली बात कहाँ से आ गई? यह घर आपका ही है और इस घर में कोई भी फैसला लेने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप इस घर की बड़ी हैं, आपको तो अपना फैसला सुनाना चाहिए। लेकिन आप जो कह रही हैं अक्षत और निशा के लिए, यह मुझे सही नहीं लग रहा है जीजी। रेखा जी ने रोते हुए वीना से कहा, हाँ वीना, अब तुम भी मुझे गलत ही ठहराओ। मैं ही गलत हूँ, तभी तो तुम सब मुझे गलत ठहरा रहे हो, इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। अरे जैसे कि मैंने कोई जुर्म कर दिया है। अपने बच्चे की भलाई के बारे में ही तो सोच रही हूँ। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों का भला नहीं चाहती? मैं भी अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन शायद अक्षत एक अच्छा बाप नहीं है जो अपनी बेटी की भलाई चाहता हो। यह अपने बारे में ही सोच रहा है। मानती हूँ यह किरण से बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती पीहू के लिए? पीहू को माँ की जरूरत है। कहाँ से लाओगी पीहू के लिए माँ? तभी प्रतिज्ञा पीहू को अपनी गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अक्षत को देखकर कहती है, पापा, एंजल मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाई है। सबका ध्यान सीढ़ियों की तरफ था, जहां प्रतिज्ञा पीहू को लेकर मुस्कुराते हुए नीचे उतर रही थी। नीचे आते ही पीहू प्रतिज्ञा की गोद से उतरते हुए और भागते हुए अक्षत की तरफ आती है। अक्षत नीचे झुककर पीहू को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। तो अब तक आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।